नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट एग्ज़ाम 2022 पात्रता परीक्षा और उसके बाद में जो थर्ड ग्रेड की मुख्य परीक्षा होगी उसके लिए, साथ ही फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, एमपी टेट, यूपी टेट, सी टेट और अन्य सभी शिक्षक भर्तियों के लिए शिक्षण विधियों का पेपर नंबर 12 आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो निश्चित सिलेक्शन के लिए आपको लगातार अभ्यास करना होगा और आपको यहाँ पर रेगुलर टेस्ट सीरीज अवेलेबल मिलेगी। कहाँ तक साथियों? जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, एक एक प्रश्न को देखने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा उपयोगी वीडियो है। पहला प्रश्न देखेंगे। आपके शिक्षण विधियों का पहला प्रश्न है, सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ है। पहला विकल्प है प्रतिदिन परीक्षाएं लेना, हर महीने परीक्षाएं लेना, बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना और बच्चों में परीक्षा संबंधी भय को समाप्त करना। देखिए, सतत मूल्यांकन का मतलब होता है लगातार चलने वाला मूल्यांकन। तो निहितार्थ का मतलब क्या है? फिर उद्देश्य। ठीक है, तो मतलब जो लगातार मूल्यांकन किया जाता है सतत रूप से, उसका उद्देश्य क्या है साथियों? प्रतिदिन परीक्षाएं लेना क्या उसका उद्देश्य है? नहीं। हर महीने परीक्षाएं लेना भी नहीं है। बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना, बिल्कुल यही इसका सही विकल्प है। बच्चों में कि भाई किस प्रकार से वो भाषा का प्रयोग करते हैं, इसका निरंतर रूप से अवलोकन करना सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ होगा। तीसरा विकल्प पहले प्रश्न में सही है। देखो, बच्चों में परीक्षा संबंधी भय को समाप्त करना, ये भी इसका आंसर हो सकता था, बट तीसरा विकल्प यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 में चौथे विकल्प से बेहतरीन विकल्प है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 को देखेंगे। तो दूसरा प्रश्न, उपलब्धि परीक्षण है। छात्रों की कमियां जानना, छात्रों की कमियों को दूर करना, कक्षा विशेष में छात्रों की उपलब्धि और इनमें से सभी। साथियों, उपलब्धि परीक्षण, निष्पत्ति परीक्षण दोनों एक ही होते हैं और इसका सही अर्थ होता है कि बालक ने एक कक्षा विशेष में कितना ज्ञान अर्जित किया है, उसकी उपलब्धि कितनी है। साथियों, यही उपलब्धि परीक्षण कहलाता है। तो तीसरा विकल्प आपके प्रश्न 2 में सही है। कमियां जानना यहाँ पर निदान कहलाएगा और उन कमियों को दूर करना क्या कहलाएगा? उपचार कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ेंगे। तो तीसरा प्रश्न, बालक के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन का निर्णय अध्यापन द्वारा किया जाता है। मूल्यांकन से, प्रशिक्षण से, अनुदेशन से और परीक्षा से। देखिए, बालक के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन, अपेक्षित मतलब जो हम चाहते हैं वैसा परिवर्तन का निर्णय आपको करना है। तो किसके माध्यम से करोगे साथियों? ये इसका जो निर्णय किया जाएगा वो किया जाएगा मूल्यांकन के माध्यम से, क्योंकि मूल्यांकन का क्षेत्र होता है विस्तृत। ठीक है, बड़ा क्षेत्र होता है और इसमें ही बालक से संबंधित समस्त जानकारियां हमें देखने को मिलती है। तो इसलिए सबसे बेस्ट विकल्प आपका प्रथम विकल्प है प्रश्न नंबर 3 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। तो चौथा प्रश्न है आपके साथियों, प्रश्न संख्या 4 है, विचारों की अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में नहीं होती है? लघुतरात्मक प्रश्नों में, निबंधात्मक प्रश्नों में, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में और अति लघुतरात्मक प्रश्नों में। देखिएगा, विचारों की अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में नहीं होती है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो साथियों, निबंधात्मक में तो पूर्ण रूप से हो जाती है, लघुतरात्मक में भी लगभग हो जाती है। वस्तुनिष्ठ और अति लघुतरात्मक की बात करें तो अति लघुतरात्मक 1-2 लाइन का होता है साथियों, और वस्तुनिष्ठ तो सिर्फ एक ऑप्शन को आपको चूज करना पड़ता है, उसमें आप अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं कर सकते हैं। अर्थात जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है इसमें किसी भी प्रकार के विचारों की अभिव्यक्ति नहीं हो पाती है। तो फिर सबसे बेस्ट विकल्प कौन सा रहेगा? तीसरा विकल्प प्रश्न संख्या 4 में सबसे बेस्ट है और यही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ेंगे। पांचवा प्रश्न है, विभिन्न श्रव्य दृश्य सामग्रियों के संबंध को प्रदर्शित करने के लिए अनुभवों का शंकु देने वाले विद्वान हैं। एडगर डेल, किलपेट्रिक, जॉन डीवी और मॉरिसन। तो साथियों, यहाँ पर एक अनुभव शंकु दिया गया था, कोन ऑफ एक्सपीरियंस जिसको कहते हैं। साथियों, इस प्रकार का ये जो अनुभव शंकु था, इसमें ये बताया गया था कि बालक या व्यक्ति सुनकर के कितना सीखता है, देखकर के कितना सीखता है, सुनकर और देखकर के कितना सीखता है
और करके कितना सीखता है। तो साथियों ये जो अनुभव शंकु दिया गया था, ये दिया गया था एडगर डेल के द्वारा। विकल्प 1 आपके प्रश्न संख्या 5 में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ेंगे हम। तो आपके 6वां प्रश्न देखो, सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य है बोल बोल कर पढ़ना, द्रुत गति से पढ़ना, मौन पठन करना और बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना। देखिए सस्वर पठन का मतलब सस्वर स्वर के सहित में जो पठन किया जाता है उसको सस्वर पठन कहते हैं, मतलब बोल बोल करके। तो साथियों मुख्य उद्देश्य क्या बोल बोल के पढ़ना ही इसका उद्देश्य रहेगा? नहीं रहेगा। द्रुत गति से पढ़ना नहीं, द्रुत गति से तो मौन वाचन में पढ़ा जाता है। मौन पठन करना भी बोल बोल के पढ़ेंगे तो मौन पठन कहाँ से होगा? गलत हो गया। इसका मतलब आपके प्रश्न संख्या 6 में चौथा विकल्प सही है। बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य माना जाता है, कि बालकों में पढ़ने संबंधी जो झिझक उत्पन्न होती है वो दूर हो जाए इसलिए। तो छठे प्रश्न में चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 पे आएंगे। साथियों 7वां प्रश्न है, भाषा के आधारभूत कौशल सर्वथा पृथक होते हैं, अंतः संबंधित होते हैं, क्रमबद्ध रूप से चलते हैं और हमेशा अर्जित किए जाते हैं। तो देखिए जो भाषा के आधारभूत कौशल है क्रमबद्ध रूप से भी चलते हैं, पृथक तो नहीं होते, अंतर संबंधित भी होते हैं, हमेशा अर्जित किए जाते हैं। लेकिन तीसरा और दूसरा विकल्प सभी इसमें बेस्ट विकल्प है। तो फिर हम कौन से विकल्प पे जाएंगे? साथियों जब भी प्रश्न पूछे जाए भाषा के आधारभूत कौशल कौन कौन से, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये भाषा के आधारभूत कौशल एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं। लेकिन अगर निश्चित क्रमबद्ध तरीका भी विकल्प में है और अंतः संबंधित भी विकल्प में, तो फिर आपको अंतः संबंधित को सही करना पड़ेगा। भाषा के आधारभूत कौशल कैसे होते हैं? अंतः संबंधित होते हैं। अगर अंतः संबंधित विकल्प में नहीं है तो फिर आपको क्रमबद्ध रूप से चलते हैं, इसको सही करना पड़ेगा। तो फिर हम कौन से विकल्प पे जाएंगे साथियों? प्रश्न नंबर 7 में दूसरे विकल्प पे जाएंगे, अंतः संबंधित होते हैं, इसको ही सही माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 पे आएंगे। तो आपके 8वां प्रश्न, व्याकरण शिक्षण की अपेक्षाकृत बेहतर विधि है आगमन विधि, निगमन विधि, सूत्र विधि और पुस्तक विधि। तो साथियों अपेक्षाकृत बेहतर मतलब दिए गए विकल्पों में से कौन सी बेस्ट है? पुस्तक विधि तो बेस्ट नहीं है, निगमन विधि भी बेस्ट नहीं मानी जाती है, ना ही सूत्र विधि बेस्ट मानी जाती है, बल्कि सबसे सटीक, सही और अच्छी विधि जो मानी जाती है व्याकरण शिक्षण की वो है साथियों आगमन विधि। अगर विकल्प में आगमन विधि भी हो और एक विकल्प में हो आगमन निगमन विधि, दोनों एक साथ दे रखा हो, आगमन निगमन विधि एक ही विकल्प में दोनों एक साथ दे रखा है, तो फिर आपको उसको सही करना है। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं दे रखा, इसका मतलब फिर आप पहले वाले विकल्प को सही करोगे प्रश्न नंबर 8 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ेंगे। तो 9वां प्रश्न, किस विधा के शिक्षण के समय आप मौन पठन को महत्व देंगे? कविता, एकांकी, निबंध और संवादात्मक कहानी। देखो मौन पठन का मतलब होता है मन ही मन में पढ़ना। क्या होता है? मन ही मन में पढ़ना मौन पठन कहलाता है। अब कविता में तो गा कर के इसको पढ़ा जाता है, संवादात्मक कहानी बोल करके पढ़ेंगे, तो निबंध और एकांकी किसमें आप मौन पठन को महत्व दोगे साथियों? प्रश्न संख्या 9 का जो आपके सही उत्तर है वो है हम निबंध में मौन पठन को महत्व देंगे दिए गए विकल्पों में से, क्योंकि निबंध को आप मौन पठन के माध्यम से भी अच्छी तरह से पढ़ सकते हो, इसको तीव्र गति से आप पढ़ सकते हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ेंगे। देखिए 10वां प्रश्न क्या है? रूपरेखा शिक्षण पद्धति संबंधित होती है कहानी शिक्षण से, नाटक शिक्षण से, पद्य शिक्षण से और रचना शिक्षण से। देखो साथियों रूपरेखा शिक्षण पद्धति कहानी तो किसी भी प्रकार से नहीं है, ना ही ये नाटक है, पद्य या रचना। तो इसका जो सही उत्तर है प्रश्न संख्या 10 में वो रहेगा रूपरेखा शिक्षण पद्धति रचना शिक्षण से संबंधित होती है, अर्थात रचना शिक्षण में रूपरेखा शिक्षण पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तो आपके चौथा विकल्प प्रश्न संख्या 10 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ते हैं। साथियों 11वां प्रश्न, मूल्यांकन की प्रमापीकृत विधि कौन सी है? संचय अभिलेख, प्रश्नावली, बुद्धि परीक्षण और आत्मकथा। देखो मूल्यांकन की प्रमापीकृत
और अप्रमापीकृत विधि, ये दोनों अलग अलग विधियां होती है, प्रमापीकृत और अप्रमापीकृत। दोनों में अंतर क्या है? सबसे मेन चीज ये है कि प्रमापीकृत विधि ज्यादा विश्वसनीय होती है, ठीक है, ज्यादा विश्वसनीय होती है, इसके परिणाम सटीक होते हैं, इन पे आप ज्यादा विश्वास कर सकते हो। लेकिन जो अप्रमापीकृत विधि होती है इसको कम विश्वसनीय माना जाता है साथियों, इसी प्रकार से आपको याद रखना है। तो यहाँ पर देखो, जो प्रश्नावली विधि, आत्मकथा, इनमें व्यक्ति का जो मूल्यांकन किया जाता है, आत्मकथा खुद की कथा लिख रहा है तो वहां पर कुछ अंशों को वो छोड़ देगा जो उसकी बुराई करे, ऐसा भी हो सकता है। प्रश्नावली विधि में आप जानते हो, प्रश्नावली विधि जो दी गई थी 4 प्रकार से, इसमें भी बहुत सारी कमियां हैं। संचय अभिलेख भी उतना ज्यादा विश्वसनीय नहीं है। लेकिन जो बुद्धि परीक्षण है ये मूल्यांकन की प्रमापीकृत विधियों के अंतर्गत आता है साथियों, इस पर आप ज्यादा विश्वास कर सकते हो। तीसरा विकल्प आपके 11वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12, नैदानिक परख में मालूम किया जाता है छात्रों के कठिनाई के क्षेत्र में उनके द्वारा की जाने वाली विशेष त्रुटियां, छात्रों में पृष्ठभूमि में अभाव, छात्रों की रुचि और छात्रों की कठिनाई। तो देखो यहाँ पर नैदानिक परख पत्र की बात की जा रही है, नैदानिक मतलब निदान की बात की जा रही है यहाँ पर। तो साथियों शैक्षणिक निदान या नैदानिक परख पत्र एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता है। और इसमें बालक की कठिनाइयाँ ज्ञात की जाती है कि बालक कठिनाई किन क्षेत्रों में बालक को सीखने में कठिनाई आती है। तो छात्रों के कठिनाई के क्षेत्र में उनके द्वारा की जाने वाली जो विशेष त्रुटियां हैं वो त्रुटियां ही नैदानिक परख में मालूम किया जाता है। तो विकल्प 1 आपका प्रश्न संख्या 12 में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति से संबंधित प्रश्नों द्वारा छात्रों की किन योग्यताओं का मूल्यांकन किया जाता है? विकल्प है पहला प्रत्यय स्मरण, दूसरा है प्रत्यभिज्ञान, तीसरा है भावात्मक और चौथा है सृजनात्मक। तो विकल्पों को अच्छी तरह देखिएगा, प्रश्न को अच्छी तरह समझिएगा और फिर अपने सही उत्तर का चयन कीजिएगा साथियों। 13वें प्रश्न में जो सही उत्तर है वो रहेगा विकल्प नंबर 1 प्रत्यय स्मरण। कैसे? क्योंकि रिक्त स्थान की पूर्ति से संबंधित प्रश्न अगर पूछे जाएंगे, जैसे प्रश्न पूछा गया राजस्थान में कितने जिले हैं, राजस्थान में ऐसे बीच में रिक्त स्थान है, कितने जिले, क्या बीच में ऐसे रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान और है, ठीक है। तो अपन क्या कहेंगे, राजस्थान में 33, राजस्थान में जिले हैं कितने, 33। तो रिक्त स्थान की पूर्ति अपन ने 33 से की। तो ये जो 33 है ये हमारे स्मरण पर आधारित प्रश्न था। तो इस प्रकार यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति से संबंधित जो प्रश्न होते हैं उसमें प्रत्यस्मरण संबंधी योग्यताओं का मूल्यांकन किया जाता है। विकल्प 1 आपके 13वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14, मूल्यांकन की प्रकृति होती है गुणात्मक होती है, परिमाणात्मक होती है, दोनों होती है या कोई नहीं? तो भाई आपको पहले क्या करना है, इनमें से कोई नहीं वाला जो विकल्प है इसको तो आपको बाहर ही निकाल देना है साथियों। मूल्यांकन और एक होता है साथियों मापन। मापन की प्रकृति यहाँ पर परिमाणात्मक होती है और मूल्यांकन की प्रकृति गुणात्मक होती है। लेकिन अगर एक विकल्प में मूल्यांकन दिया, प्रश्न में मूल्यांकन की पूछी जाए और विकल्प में दोनों दिया जाए तो फिर आपको दोनों को सही करना है। और यहाँ पर अगर मापन दे रखा होता तो सिर्फ परिमाणात्मक ही सही होता। तो विकल्प नंबर फिर आपका जो 3 है प्रश्न संख्या 14 में, यही आपका सही उत्तर होगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ेंगे। तो प्रश्न नंबर 15, उपलब्धि परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में अंतर होता है उद्देश्य का, प्रकृति का, कठिनाई स्तर का और इनमें से कोई नहीं। तो अभी मैंने पिछले ही प्रश्न में कहा था कि इनमें से कोई नहीं वाले विकल्प को तो आपको यहाँ से बिल्कुल ही हटा देना है। अब इन दोनों में जो अंतर होता है उपलब्धि परीक्षण और नैदानिक परीक्षण में, ये अंतर माना जाता है साथियों उद्देश्य का। क्योंकि उपलब्धि परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है, छात्रों ने कक्षा विशेष में कितना ज्ञान अर्जित किया है, कितना ज्ञान सीखा है या कितना ज्ञान ग्रहण किया है। जबकि नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है, छात्र जो त्रुटियां करते हैं उन त्रुटियों को जानने के लिए नैदानिक परीक्षण किया जाता है। तो फिर दोनों के क्या हुए, उद्देश्य अलग अलग हुए। तो इसलिए उपलब्धि परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में उद्देश्य का अंतर होता है। विकल्प 1 आपके प्रश्न 15 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16, योजना विधि का सिद्धांत नहीं है,
क्रियाशीलता का सिद्धांत, मनोरंजन का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत और प्रयोजन का सिद्धांत। तो जो योजना विधि होती है उसमें उपयोगिता के सिद्धांत का भी प्रयोग किया जाता है कि भाई जो हम योजना बनाए वो छात्रों के लिए उपयोगी हो। उसमें क्रियाशीलता का भी सिद्धांत होता है कि जो योजना हम बना रहे हैं उसमें छात्र क्रिया के माध्यम से सीखे, मतलब करके सीखे। प्रयोजन का सिद्धांत भी होता है, प्रयोजन मतलब उद्देश्य, कि हम योजना क्यों बना रहे हैं उसके निश्चित उद्देश्य भी होते हैं। लेकिन मनोरंजन का सिद्धांत या मनोरंजन करने के लिए योजना विधि नहीं बनाई जाती है साथियों। विकल्प नंबर जो 2 है आपके प्रश्न संख्या 16 में, यही आपका बिल्कुल सटीक और सही उत्तर है। ठीक है, सभी के क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 पे आएंगे। तो 17वां प्रश्न है, शिक्षक प्रधान शिक्षण विधि कौन सी है? प्रयोजना विधि, व्याख्यान विधि, प्रयोगशाला विधि, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि। साथियों, प्रयोजना विधि पूर्णतः शिक्षक केंद्रित, पूर्णतः छात्र केंद्रित विधि मानी जाती है। कैसी? छात्र केंद्रित, जिसमें छात्र एक्टिव रहते हैं। प्रयोगशाला विधि में छात्र प्रयोग करके सीखते हैं, प्रयोग के माध्यम से, तो इसमें भी छात्र एक्टिव रहते हैं, क्रिया करके सीखते हैं, तो ये भी छात्र केंद्रित है। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि में छात्र समस्या का समाधान या फिर किसी टॉपिक पर चर्चा खुद करते हैं, आपस में छात्र सक्रिय रहते हैं। ठीक है, और जो अध्यापक है उनका पर्यवेक्षण, उनका अवलोकन करता है, तो फिर ये भी छात्र केंद्रित विधि है। लेकिन जो व्याख्यान विधि है ये पूर्ण रूप से शिक्षक प्रधान विधि मानी जाती है, क्योंकि इसमें एक्टिव कौन रहता है? शिक्षक, और छात्र पूर्ण रूप से निष्क्रिय रहते हैं। तो विकल्प नंबर आपका जो 2 है 17वें प्रश्न में, यही आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 पे आएंगे। तो आपके 18वां प्रश्न, शिक्षण प्रक्रिया में सहायक सामग्री का महत्व है। शिक्षण प्रक्रिया को बोधगम्य बनाने में, शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में, शिक्षण प्रक्रिया को सरल बनाने में, और इनमें से सभी। तो भाई सहायक सामग्री का प्रयोग हम शिक्षण में क्यों करते हैं? ताकि जो शिक्षण है हमारा वो बोधगम्य बने, आसानी से छात्रों को समझ में आ जाए, रुचिकर बने, छात्र उसमें रुचि भी ले, सरल बने, कठिन चीज़ों को सरल तरीके से हम बच्चों के सामने पेश करें। मतलब इनमें से जो सभी है, चौथा विकल्प यही आपका सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 18 में। शिक्षण प्रक्रिया में सहायक सामग्री का इनमें से सभी महत्व है। तो नेक्स्ट 19वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। आपके प्रश्न संख्या 19, दृश्य साधन नहीं है, मानचित्र, जादुई लालटेन, श्यामपट्ट और चलचित्र। साथियों, एक होता है दृश्य साधन, एक होता है श्रव्य साधन, और एक होता है आपके दृश्य श्रव्य साधन। कैसा? दृश्य श्रव्य साधन। दृश्य श्रव्य में सुनाई भी देता है और दिखाई भी देता है, श्रव्य में सिर्फ सुनाई ही देता है, दिखाई नहीं देता है, और दृश्य में सिर्फ दिखाई देता है, सुनाई नहीं देता है। तो यहाँ पर जो मानचित्र है, मानचित्र बिल्कुल दृश्य साधन है, क्योंकि इसमें सिर्फ दिखाई देता है, सुनाई नहीं देता है। जादुई लालटेन, ये भी एक प्रक्षेपित दृश्य सामग्री है। कैसी है? प्रक्षेपित दृश्य सामग्री है। श्यामपट्ट, इसमें भी सिर्फ दिखाई देता है, इसमें भी सिर्फ दिखाई देता है। तो ये तीनों तो दृश्य साधन है। लेकिन आपके जो चलचित्र वाला जो चौथा विकल्प दे रखा है साथियों, ये दृश्य साधन नहीं है, बल्कि ये श्रव्य दृश्य साधन है। कैसा है ये? श्रव्य दृश्य, जिसमें सुनाई भी देता है और दिखाई भी देता है। तो आपके चौथा विकल्प सही है, और प्रक्षेपित सामग्री में ये प्रक्षेपित सामग्रियों के अंतर्गत आता है। तो नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 की ओर बढ़ेंगे। आपके 20वां प्रश्न, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है अध्यापक निर्माण करना, व्यक्ति का निर्माण करना, सर्वांगीण विकास, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, उपाधि प्रदान करना, और इनमें से सभी। तो साथियों, उपाधि प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य शिक्षा का नहीं है, न ही अध्यापक निर्माण का शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, बल्कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य तो क्या माना जाता है? व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। सर्वांगीण मतलब उसके सभी पक्षों का विकास करना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। तो विकल्प नंबर आपका जो 2 है, यही आपका प्रश्न संख्या 20 में सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 पे आएंगे। तो 21वां प्रश्न, मूल्यांकन का निकटतम संबंध है किससे है? विषय वस्तु से है, मूल्यांकन विधियों से है, उद्देश्यों से है, और सीखने की क्रियाओं से है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये। इस क्वेश्चन का बताइएगा, अच्छी तरह से क्वेश्चन को देखिए, विकल्पों को देखिए, और इसका सही उत्तर बताइएगा। तो 21वें प्रश्न में आपके जो सही उत्तर है, मूल्यांकन का निकटतम संबंध किससे माना जाता है? उद्देश्यों से, क्योंकि उद्देश्य पहले निर्धारित किए जाते हैं
और ये मूल्यांकन में क्या देखा जाता है कि निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति किस हद तक हुई है, ये चेक करना ही क्या है, मूल्यांकन है। अतः यहाँ पर आपके प्रश्न संख्या 21 में तीसरा विकल्प ही सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 पे आएंगे, तो आपके 22वां प्रश्न, सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है अप्रक्षेपित, प्रत्यक्ष अनुभव, और यहाँ पर है प्रक्षेपी। ठीक है, यहाँ पर क्या है साथियों, प्रक्षेपी है, और चौथा इनमें से कोई नहीं। दोनों में प्रत्यक्ष अनुभव टाइप हो गया, इसमें टाइपिंग मिस्टेक हुई है, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ साथियों। यहाँ पर आपके तीसरे विकल्प में है प्रक्षेपी। तो देखो, जब पूछा जाए सर्वाधिक प्रभावशाली सामग्री के बारे में और विकल्प में आपको प्रत्यक्ष अनुभव दे रखा हो, तो एनी हाउ कंडीशन में आपको प्रत्यक्ष अनुभव ही सही करना है साथियों। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 22 में बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23 की ओर बढ़ेंगे, तो आपके प्रश्न नंबर 23, परियोजना विधि कितने मुख्य सोपान प्रयुक्त होता है? परियोजना विधि में 4, 3, 8 और 6, या फिर यूं भी कह सकते हो कि परियोजना विधि के कुल सोपानों की संख्या कितनी है। तो साथियों, परियोजना विधि के कुल सोपानों की संख्या की अगर हम बात करें तो 4, 3, 8, 6 कितनी है बताइएगा। किलपेट्रिक के द्वारा इस विधि का निर्माण किया गया था, और इस विधि में बालक करके सीखता है। कैसे सीखता है? करके सीखता है। और करके सीखना किसने बताया था? जॉन डीवी ने बताया था साथियों। और इसमें किलपेट्रिक के द्वारा यहाँ पर 6 यहाँ पर सोपान बताए गए हैं कि भाई परियोजना विधि में कितने सोपान हैं? 6। तो इस विधि में कुल सोपानों की संख्या कितनी है? 6। चौथा विकल्प आपके 23 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24, कौन सी प्रक्षेपित सामग्री है? बुलेटिन बोर्ड, OHP, प्रतिमान और श्यामपट्ट। देखो, प्रक्षेपित सामग्री का अर्थ समझ लीजिए, वह सामग्री जो किसी भी चित्र वगैरह को, ठीक है, किसी चित्र को दीवार पर या पर्दे पर बड़े आकार में चित्रित करती है, उसको हम प्रक्षेपित सामग्री कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बुलेटिन बोर्ड जो है, प्रतिमान जो है, श्यामपट्ट जो है, ये प्रक्षेपित नहीं है, ये सभी अप्रक्षेपित सामग्री में आ जाती है। किस में आ जाती है? अप्रक्षेपित में। लेकिन OHP जो है ये एक प्रक्षेपित सामग्री है। दूसरा विकल्प सही है साथियों। OHP का पूरा नाम है ओवर हेड प्रोजेक्टर। OHP का पूरा नाम क्या है? ओवरहेड प्रोजेक्टर। मतलब इसको हिंदी में कहते हैं सिरो प्रक्षेपी यंत्र। क्या कहते हैं? सिरो प्रक्षेपी यंत्र इसको कहा जाता है साथियों। तो दूसरा विकल्प आपके प्रश्न 24 में सही है। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा साथियों। इसके अलावा आपसे कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ 1 मिनट का टाइम निकाल के लाइक शेयर जरूर करिएगा। और कहीं कोई त्रुटि नज़र आती है तो नीचे कमेंट में बताइएगा, ताकि उसका संशोधन किया जा सके। हालांकि पूरी कोशिश रहती है कि भाई कोई भी त्रुटि नहीं हो, लेकिन मानवीय भूल के कारण अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो निश्चित रूप से उसका संशोधन किया जाएगा। कमेंट में हमें बता कर के जाए वीडियो आपको कैसा लगा और कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। तो चलिए अंतिम और 25वां प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से करके सीखना संप्रत्यय किसकी देन है? BS ब्लूम, जॉन ड्यूवी, मॉरिसन और हर्बर्ट। तो साथियों, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में ही बताया था कि यहाँ पर पिछले क्या मतलब 23वें क्वेश्चन के लगभग में, कि जो परियोजना विधि है वो करके सीखने पर आधारित है। परियोजना विधि किलपेट्रिक ने दी थी, लेकिन ये जो करके सीखना है ये जॉन डीवी ने बताया था। तो मतलब दूसरा विकल्प आपके 25वें प्रश्न में सही है। साथियों, ये शिक्षण विधियों का पेपर नंबर 12 पूरा होता है। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।